नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। मैं मालाखेड़ा अलवर का निवासी हूं। मैं इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूं। नेशनल अवार्डी मेजर ध्यानचंद समर्पण। सबसे पहले तो मैं मदर्स कोचिंग और पवन सर, नेहरा सर का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं, जो आपने मुझे यहां इनवाइट किया और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी से मुझे रूबरू होने का सौभाग्य मिला। मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरी हिम्मत इतनी पक्की थी, मेरे हौसले इतने बुलंद थे। शायद इसी का ही नतीजा है कि इंटरनेशनल गेम में मैंने सिल्वर मेडल जीता है और नेशनल गेम में लगातार मैंने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 100 मीटर 400 मीटर दोनों में ऑल इंडिया मैंने मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। वहीं 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रोंज मेडल नेशनल गेम में मैंने हासिल किए है। वहीं खेलो इंडिया गेम की बात करें, वहां मैंने सिल्वर मेडल जीता है। और अगर हम बात करें पिछले 3 साल में, गत 3 वर्ष में मैंने 18 मेडल जीते हैं, जिसमें 11 गोल्ड मेडल शामिल है। वहीं बात करें इंडिया करंट जी के, राजस्थान करंट जी के, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी मैम, शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर सर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सर, सभी ने मेरे को पर्सनल अकाउंट पर बधाई दी। शायद इसी का ये नतीजा है। मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला कि मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। उतार चढ़ाव से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि वर्ष 2012 में हमारा एक खुशहाल परिवार था, आइसक्रीम फैक्ट्री का एक बिजनेस था हमारे। लेकिन वर्ष 2012 में मेरा बड़ा भाई था जितेंद्र, उनका वो एक्सपायर हो गए थे, बड़े भाई मेरे। जब मेरा भाई एक्सपायर हुआ तो उसके कुछ ही महीने बाद जो आइसक्रीम फैक्ट्री का जो बिजनेस था हमारे पास, उसमें एक रिसीवर ब्लास्ट हो गया था। जब रिसीवर ब्लास्ट हुआ था उसमें तो मेरे दोनों हाथ, सीधा पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। मेरी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी वहां से कि जब वहां से मेरे को ले जाया जा रहा था तो डॉक्टर सोसाइटी वहां सबने बोला कि ये बच नहीं पाएगा, इसको ले जाने से कोई फायदा नहीं है। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरे को जैसे कि एक पोर्ट में बांध के लेके जाते हैं, तो ऐसे मेरे को लेके जाया जा रहा था वहां से। मेरी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं जैसे ही अलवर गया वहां से, गांव से, मालाखेड़ा से, तो मेरी स्थिति को देखते के साथ रेफर कर दिया था जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल के लिए। जब जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में आया था तो मेरी स्थिति ऐसी थी कि मतलब मेरे को होश भी नहीं आया था। कुछ दिन बाद मेरे को होश आया। होश आने के बाद डॉक्टर ने स्थिति को देखा और बोला कि इसके दोनों हाथ कटेंगे। परेशान हो चुका था। मम्मी पापा ने बोला कि चाहे हम रोड पे रह लेंगे लेकिन हम बच्चे के हाथ नहीं कटने देंगे। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला। कुछ महीने मैं आईसीयू में रहा। उसके बाद भी डॉक्टर से पापा जी ने पूछा कि बच्चा पहले जैसा ठीक तो हो जाएगा, तो डॉक्टर ने बोला कि हम सिर्फ कोशिश करेंगे और पहले जैसे कि हम गारंटी नहीं ले सकते। अब सामान्य से मैं एक विकलांग बन चुका था। मैं स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं एक इतने बुरे वक्त से गुजर रहा था जहां मैं खा सकता, ना मैं पी सकता। टॉयलेट, मतलब बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था। मतलब डिपेंड पूरा मैं, मेरी मम्मी, मेरे भाई अनिल, मतलब सब पे मैं डिपेंडेड था। कुछ भी नहीं हो पाता था मुझसे। बस एक ही चीजें थी, भगवान से यही प्रार्थना करता कि भगवान जी इससे अच्छा तो आप मुझे उठा लेते। ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ आज। खाना पीना सारी चीजें मेरी मम्मी, मेरा भाई सब मेरे को करा रहे, तो इससे अच्छा तो आप मुझे उठा ही लेते। ये परेशान हो रहे हैं सारे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब वहां से डिस्चार्ज मेरे को किया गया, हॉस्पिटल से घर आया, तो मेरी स्थिति सेम थी। दोनों हाथ पैर, मतलब मैं सिर्फ लेटा रहता था। एक ही ड्रीम थी कि मैं कब उठूंगा, कब मैं चलूंगा, लेकिन चल भी नहीं पाता था। बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था वहां पर। उसके जब मैं सामान्य से एक विकलांग बना, तो जो मेरे पापा जी थे मेरे, उनको भी साइलेंट अटैक आ गया। 7 बजे तक ठीक थे। आधे घंटे बाद ही पापा जी एक ही चीज बोलते थे मुझसे, सुनील कब ठीक होगा। तो मैं बड़ा परेशान था, मैं क्या रेस्पॉन्स दूं पापा जी को। मैं बोल रहा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब पापा को भी साइलेंट अटैक आ गया। और जब पापा को साइलेंट अटैक आया तो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जिंदगी में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि अभी तक जितना भी सपोर्ट मेरे को, सारी चीजें जो प्रोवाइड हो रही थी, चाहे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना, अच्छी परवरिश करना, सारा सब कुछ पापा कर रहे थे। बहुत टूट चुका था वहां से। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मेरे पास ऑप्शन 2 थे, या तो मैं अब पूरी जिंदगी रोता रहूं, या फिर ये है कि एक मेरे पास चीजें थी कि अभी ये जो मेरी कमजोरी है, मेरी विकलांगता है, अब मुझे इसी अपनी कमजोरी को अपना मजबूत पक्ष बनाना है और मुझे यहाँ से बहुत अच्छा करना है। मेरे पापा यहाँ नहीं है, लेकिन ऊपर भी जब मेरे पापा मेरे को देखे, एक गर्व महसूस करे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा करना है, मेरे को यहाँ से अपनी कमजोरी को मजबूत पक्ष बनाना है। उसके कुछ ही टाइम बाद हम बात करें तो जो मेरी बड़ी बहन थी, उनका भी देहांत हो गया।
दुख का मतलब मौत ऐसे समझो जैसे कि पहले भाई एक्सपायर हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने बोला बच नहीं पाऊंगा, बेड पे मैं रहता था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिंदगी से मौत और जिंदगी की लड़ाई में लड़ रहा था। वहां से फिर पापा एक्सपायर हो गए, फिर बहन एक्सपायर हो गई। अब जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो बिजनेस भी बंद हो गया। जिंदगी में ऐसा लगो जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया। मम्मी बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोंछे का काम, मेहनत मजदूरी करने लगी। मम्मी ने बहुत संघर्ष किया और मम्मी कभी मेरे को ये विकलांग महसूस नहीं होने दिया। मेरा भी सपना था। उसके बाद मैं धीरे धीरे उठा वहां से, धीरे धीरे 2 साल के बाद पहली बार जब मैं चलने लगा, वहां कुछ महीने तो मैं लंगड़ा के चलना, ठीक से चल भी नहीं पाता, सपोर्ट से चलता था छोटे वाले भाई अनिल के। तो वहां से चलने लगा धीरे धीरे। कुछ महीने बाद रिकवर हुआ, पढ़ाई मैंने शुरू की वहां से। मेरी ठीक से पेन भी नहीं पकड़ पाता था मैं, लेकिन धीरे धीरे मम्मी ने एक्सरसाइज के लिए जयपुर मुझे भेजती थी, एक्सरसाइज वगैरह की, सारी चीजें, तो धीरे धीरे सुधार आया। अब पेन में नॉर्मल तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन दूसरे तरीके से मेरे को अब कमजोरी को मजबूत पक्ष बनाना है, तो बहानेबाजी मेरे को मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए थी। मेरे को बस यहाँ से अच्छा करना था, बस कमजोरी को मजबूत पक्ष बनाना था। तो उसके बाद में 12th पास की मैंने। 12th पास के बाद में जब मैं धीरे धीरे चलने लगा, मेरे को देवेंद्र झांझड़े सर की मैंने इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी। पहले वो नॉर्मल थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, हाथ कटा, उसके बाद भी वो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक सब में वो लगातार मेडल लेके आए। उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। तो मैं भी उनसे इंस्पायर होके मैं काफी कुछ सीखा उनसे। पहले मेरा सपना आर्मी में जाने का था, देश की सेवा करने का, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं सामान्य से विकलांग बन चुका था, और विकलांग बनने के बाद में वो मेरा सपना टूट चुका था। लेकिन एक सपना जिंदा था, मैं देश की सेवा नहीं, लेकिन मैं देश का नाम रोशन मैं कर सकता हूँ। जब मैंने देवेंद्र सर की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी तो वहां से मुझे अब देश के नाम रोशन करना था। तो मैं स्टेडियम अलवर गया। मैं वहां पे मेरे कोच अजीत सिंह राठौड़ सर को मैंने बताया, सर मैं एक पैरा एथलीट हूँ और मैं ऐसे गेम के माध्यम से देश का नाम मैं रोशन करना चाहता हूँ। अजीत सर ने बोला कि आप बिल्कुल देश का नाम रोशन करेंगे, और आप ये मत सोचो कि आप बोल रहे हो कि मैं एक दिव्यांग खिलाड़ी हूँ। आप दिव्यांग, मन से इंसान दिव्यांग होता है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। वहां से मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, साथ में अपने एसटीसी की तैयारी भी मैंने शुरू की थी वहां से। तो 2018 में पहली बार, 17-18 में डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम था, तो पहली बार मैंने डिस्ट्रिक्ट गेम में गोल्ड मेडल मैंने वहां से जीता था 100 मीटर में। और जब पहली बार जब मैंने गोल्ड मेडल जीता था तो ऐसे समझो जैसे कि इंटरनेशनल गेम में मैंने गोल्ड मेडल जीता हो। और वहां से एक चीजें तो कन्फर्म हो चुकी थी कि मैं कमजोर तो नहीं हूँ, और मैं बहुत अच्छा मैं यहाँ से कर सकता हूँ मैं। उसके बाद में मेरे को काफी हौसला वहां से मिला। मेरा सिलेक्शन फिर एसटीसी के लिए कोटा आ गया। मैं तो कोटा वहां पे मैंने अपनी ट्रेनिंग भी शुरू की और साथ में अपना पढ़ाई भी शुरू की थी। तो जब 2018-19 में जब मेरा गेम था, तो गेम के टाइम पे मैं स्टेट खेलने के लिए गया था। मैंने कोटा में मेरे कोच तरुण शर्मा के अंडर अपनी ट्रेनिंग मैंने शुरू की थी वहां पर। तो जब स्टेट लेवल खेलने गया तो वहां भी मैं 4th पोजीशन पे आया था, 4थे नंबर पर। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल भी नहीं टूटा था कि मैं 4थे नंबर पर हूँ। मुझे बिल्कुल भी गिला शिकवा नहीं था कोई चीज का। मुझे पता है कि मैं पहली बार खेलने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सीख के आऊंगा। सिर्फ मैं कंपटीशन क्या होता है, कैसे स्टेट गेम होता है। लेकिन फिर भी मुझे खुशी थी कि मैं पूरे राजस्थान में 4th पोजीशन पे आया हूँ। अगर मैं अगले साल तैयारी करूंगा तो बहुत अच्छा मैं यहाँ से करूंगा। मैंने टारगेट 2020 को रखा कि 20 में मुझे मेडल लेके आना है किसी भी हालत में। मेरे को अच्छी मेहनत करनी है यहाँ से। मैंने अच्छे तरीके से मेहनत की। मैंने सालों से तैयारी चल रही थी मेरी। तो वहां पर भी जब गेम थे, तो वहां पर गेम से कुछ ही महीने पहले मेरे जोधपुर में स्टेट लेवल गेम थे, तो पैर में एक इंजरी हो गई थी। क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान तो नहीं हूँ, मैं डिसेबल पर्सन हूँ। तो मेरे पहले से ही पैर में प्रॉब्लम थी, तो वो इंजरी के कारण मैं वो गेम भी नहीं खेल पाया। अब जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मम्मी बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोंछा, मेहनत मजदूरी, गरम गरम ईंटें उठाता। जब दोस्त मम्मी की फोटो भेजते थे, देख आपकी मम्मी यहाँ पर 1 से 2 मंजिल पर गरम गरम ईंटें उठा रही है भाई। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जिंदगी में क्या करना है, कब मैं कुछ करूंगा जिंदगी में, कब मैं देश के लिए कुछ करूंगा और कब मैं मम्मी को खुश रख सकूंगा। लेकिन मेरे को यहाँ से हार नहीं माननी थी। हमेशा मैं अच्छी सोसाइटी में रहा, तो उन्होंने मेरे को हमेशा संघर्ष करने सिखाया और मेरे को आगे बढ़ने के लिए बोला। उसके बाद में मैंने टारगेट वहां से 2021 को रखा कि 21 में मैं बहुत अच्छा मैं करूंगा यहाँ से।
अब होता है कि जिंदगी के सफर में कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य ये था कि मेरे को अच्छे लोग ज्यादा मिले। जैसे कि एक एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने हेमराज गुर्जर जी, दूध वाले, जो साल भर से ऊपर दूध का वो हो जाता था। कभी एक मेरे से ये नहीं बोला कि आप मुझे पैसे दीजिए, सिर्फ हमेशा एक चीज बोलते थे कि आप देश का नाम रोशन कीजिए, आप इस स्थिति में भी देश के बारे में सोच रहे हो तो हमारा तो इतना कर्तव्य है कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। उसके बाद रेंट वाले रूपचंद जी थे, वो भी 4 से 5 महीना 6 महीना मतलब इतना डिले भी होता था, तो उसके बाद एक चीज बोलते कि आपके पास जब हो आप जब दे दीजिएगा, आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो वहां से काफी अच्छा मुझे सपोर्ट मिला। साथ में जो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो मेरे स्पार्टन जिम थी, वहां पर भी मैं ट्रेनिंग करता, तो वहां भी वो मेरे को बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग कराते थे, अरविंद जो मेरे कोच साहब थे वहां पर। तो उसके बाद में मैं आगे बढ़ता रहा। मैं अब 2021 में गेम थे, तो उससे पहले कोविड आ गया था। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है लाइफ में, क्योंकि कोविड में कोई बाहर नहीं निकलने दे रहा था। लेकिन कोविड महामारी में मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि सब बोल रहे थे कि आप बाहर मत निकलो, मर जाओगे, मतलब कि कोविड हो जाएगा, तो ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन मैं एक ही चीज सोच रहा था कि मरा हुआ तो मैं पहले से हूँ, क्योंकि भगवान ने सब कुछ छीन लिया, भाई पापा बहन सब कुछ छीन लिया, मम्मी वहां मेहनत मजदूरी कर रही है, तो साथ में मैं कोविड महामारी, मुझे पता है कि कुछ ही प्लेयर्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे को एक तो स्मार्ट वर्क यही होता है कि आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं रात को 2 बजे ट्रेनिंग के लिए जाता, स्टेडियम वगैरह सब बंद होते थे कि मुझे पता है कि कोई बाहर नहीं निकले देगा, स्टेडियम भी नहीं जाने देगा कोई, लेकिन मैं रात को 2 बजे जाता और गाइडलाइंस थी 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। मैं 5 बजे से पहले अपनी ट्रेनिंग करके आता। मैंने लगातार अपनी ट्रेनिंग को मैंने कभी रुकावट नहीं बनने दी, लगातार मैंने अच्छी मेहनत की वहां से। अच्छी मेहनत जब मैंने की वहां से, तो मेरे को पता है कि आज नहीं तो कल मैं सफल जरूर होऊंगा। कुछ रुकावटें लाइफ में आई थी डाइट प्लान को लेके, कुछ सारी चीजों की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। कुछ मम्मी वहां से करती थी, कुछ छोटा भाई अनिल सपोर्ट करता था, साथ में मैं स्कूल पढ़ाता था। शादी जो होती है वहां पर कैटरिंग का काम होता, तो प्लेट वगैरह का कुछ काम वहां से मेरे से हो पाता जितना मैं वहां से करता था। अभी भी मुझे याद है कि जब मैं प्लेटें उठाता था, वो प्लेटें जब मेरे हाथ से गिरती थी, क्योंकि मेरे हाथ इतने सक्षम नहीं है। तो उसके बाद में बहुत सारी बातें बोलते हैं कि जब हाथ काम नहीं कर रहे तो जरूरी है काम करना। अब तीसरा पर्सन आपको कैटरिंग में काम लगवा तो देता है, लेकिन जो मैन होता है हेड वहां का, वो आपको बहुत सारे ताने मिलते हैं वहां से। तो सारे ताने लाइफ में चल ही रहे थे, कुछ यहाँ से कि जब आपके हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो जरूरी है ये सारी चीजें करना, आप छोड़ दो काम, कुछ और काम करो। लेकिन चल रहा था सारी चीजें, मैं सॉरी बोल के अपने चलता रहता था, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर यहाँ पर मेरे को आगे बढ़ना, देश के लिए सोचना है, तो मेरे को काम भी करने पड़ेंगे और अपने सपने को जिंदा मुझे रखना पड़ेगा। उसके बाद चलते रही सारी चीजें। अब 5 साल से लगातार 4-5 साल से कोई मेडल नहीं लग रहे थे। अब फोन भी आते थे, सब ताने मारते थे मम्मी को कि बेटे ने अलग ही सपना देख रखा है कि मैं इंटरनेशनल खेलूंगा। सारी चीजें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब ताने की आजा घर आजा, मम्मी यहाँ दुनिया की मेहनत मजदूरी कर रही है और तूने वहां अलग ही सपना देख रखा है। कुछ लोग ये बोलते थे कि तू तो वहां पर एंजॉय कर रहा है। बहुत सारी चीजें थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सालों से अच्छी मेहनत कर रहा था, मेरे को बस मेरे को इंतजार था कि एक सही वक्त आने का। जिस दिन गेम होगा मेरा, उस दिन मैं सबको जवाब दूंगा मैं, और भगवान कब तक परीक्षा लेगा, एक दिन तो मुझे सफल बनाएगा। मैंने लगातार सारी चीजें कंटिन्यूटी अपनी रखी। मैंने टारगेट उसके बाद 2022 को रखा, रुकावट मैंने कभी नहीं आने दी, लगातार अपनी मेहनत मैंने जारी रखी। 2022 में जब फाइनली स्टेट लेवल सेकंड टाइम मैं अलवर को रिप्रेजेंट कर रहा था, जब स्टेट लेवल जब मेरे गेम आए थे, जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में मेरे गेम थे। अब मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके आया था वहां से। जब गेम थे तो उससे पहले भगवान से यही प्रार्थना थी कि यहाँ से मैं मेडल लेके आऊं और नेशनल गेम में भी जाऊं मैं, क्योंकि नेशनल गेम में सरकार मेडल के बाद आउट ऑफ 10 के तहत गवर्नमेंट जॉब देती है, तो उससे मैं मम्मी को भी हमेशा खुश रख सकूंगा मैं। तो जब 2022 में जब मेरे गेम थे, फरवरी में मेरे गेम थे, तो वहां पर 400 मीटर में मैंने गोल्ड मेडल जीता और 50 मीटर की मैंने वहां से लीड ली थी। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी अभी तक की। उसके बाद में 100 मीटर में भी मैंने मेडल जीता, 2 मेडल मैंने वहां से जीते। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल गेम के लिए। मैं नेशनल गेम खेलने के लिए उड़ीसा गया था, तो 30 मार्च 2022 को मेरा गेम था। तो गेम से एक दिन पहले
मम्मी मेहनत मजदूरी कर रही थी, लेकिन मम्मी ने जाने के लिए भी मेरे को फ्लाइट से वहां से भेजा, सिर्फ इसलिए कि मम्मी को बहुत भरोसा था कि मैं वहां भी अच्छा करूंगा। और मम्मी को मैं हमेशा एक चीज बोलता था कि मम्मी, मैं कभी, जो लोग आज आपको ताना दे रहे हैं, आज आपको इतना कुछ सुना रहे हैं, मैं एक सक्सेस, मेरे पास एक ऐसी चीज है, सफलता के द्वारा मैं इन सब जो ताने हैं उनका जवाब मैं आपके साथ मैं दूंगा, आप निश्चिंत रहो, आप बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और मम्मी, छोटा भाई अनिल बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, बहुत भरोसा मुझ पर दिखाया। जब मैं वहां से गया फ्लाइट से मम्मी बोलती थी कि ट्रेन से जाएगा बॉडी भी थक जाएगी, एक्टिव भी नहीं रहेगा, अब वहां पे फ्लाइट से जाएगा तो टाइम से पहुंचेगा बेटा, और अच्छे तरीके से गेम पे ही फोकस कर पाएगा, पैसे क्या है, मेहनत मजदूरी करके सबका करेंगे। तो वहां पर जब गेम से एक दिन पहले मम्मी से मैं बात कर रहा था, तो मम्मी ने बोला कि बेटा क्या रहेगा, नर्वस तो नहीं, क्योंकि इतने बड़े नेशनल गेम में कोच साहब भी नहीं थे, पापा भी नहीं, कोई साथ में नहीं था, तो एक अलग ही रहता है कि वहां पर बच्चा परेशान ना हो। तो मम्मी को मैंने एक चीज बोला कि मम्मी आप निश्चिंत रहो, आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं यहाँ से गोल्ड मेडल लेके आऊंगा और नाम रोशन मैं करूंगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं अच्छा करूंगा। तो अगले दिन ही 5:30 बजे मेरा नेशनल लेवल गेम था, 30 मार्च 2022 को। तो वहां पर जब 100 मीटर मेरा गेम था, तो 100 मीटर में मैंने वहां पर गोल्ड मेडल जीता, और ऑल इंडिया मैंने मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मैंने हासिल की थी वहां से। जब गोल्ड मेडल मैंने वहां से जीता था, तो उसके बाद में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस इंटरनेशनल अखबार में जब मैंने मेरे बारे में आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद में जब मैं घर आया तो एक रैली निकली गई, भव्य रैली वहां से निकाली गई। तो रैली के माध्यम से सभी को पता चला कि हमारे मालाखेड़ा गांव में एक नेशनल लेवल का एक खिलाड़ी भी है, एक नेशनल चैंपियन। क्योंकि मैंने किसी को कानो खान अपने सपने को मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूं कोटा में। मैंने एक चुपचाप रहकर अपनी तैयारी की। मुझे पता है कि मैं अगर किसी को बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे, किसके हाथ सही नहीं है, इसके पैर में प्रॉब्लम है, ये कैसे मेडल लेके आएगा, कैसे क्या करेगा। तो मैंने एक ही चीजें थी कि मैं अब चुपचाप अपना काम करता रहूं मैं, और अपने मेहनत को लगातार मैं, मतलब एक दिन में मेहनत, जब मुझे मेडल मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, तो ऑटोमेटिक सबको रेस्पॉन्स मिल जाएगा उसका। जब मैं आया इंटरनेशनल अखबार में, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मेरे को मिला, स्टेट अवार्ड सर्वश्रेष्ठ विशेष योगदान मेरे को पुरस्कार मिला, वहां से ये सारी चीजें मिली, तो सबको पता चला कि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ। और मैं तो एक ही सजेस्ट करता हूँ सभी से कि अपने सपने किसी को बताने नहीं चाहिए। सपनों को जब आप सक्सेस होंगे तो ऑटोमेटिक सबको पता चल जाता है। मैंने इसीलिए किसी को नहीं बताया था। उसके बाद में अच्छी सोसाइटी में मैं रहा था, तो उनसे मैं एक चीज सीखा था कि आपको निरंतर आगे बढ़ना है, आपको संतुष्ट नहीं होना। कि अब जब 2022 में जब मैंने नेशनल में गोल्ड जीता, तो आउट ऑफ 10 के तहत गवर्नमेंट जॉब की घोषणा हो गई थी वहां से। लेकिन मुझे अब 23 में भी बहुत है, क्योंकि मेरा टारगेट इंटरनेशनल लेवल मेडल था, ना कि नेशनल लेवल का था। क्योंकि मैंने मेरी तैयारी ओलंपिक लेवल की थी, पैरा ओलंपिक की। मुझे पता है कि यहाँ से मैं बहुत अच्छा करूंगा, क्योंकि मैंने टारगेट ही पैरा ओलंपिक को रखा था। नेशनल टारगेट रखता तो शायद मैं स्टेट मेडल ले पाता। उसके बाद में 2023 को मैंने टारगेट रखा। जब 2023 में मैं पहली बार मैंने ट्रेनिंग, जैसे ही मैं प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, कोटा चले गया मैं, क्योंकि उसके बाद भी मैंने सारी चीजें छोड़ दी थी। उसके बाद जब 2023 में जब मेरा गेम था, तो 2023 में इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो मेरा होम ग्राउंड था, वहीं पर मेरा गेम था। और मेरा असली भगवान मेरी मम्मी मेरे सामने थी वहां पर, क्योंकि मेरी मम्मी वहां पर गेम देखने के लिए आई थी। और मेरा सपना था कि यहाँ पर मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 गोल्ड मेडल मैं यहाँ से जीतूं। और जब मैं 3 गोल्ड मेडल अपनी मम्मी को मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा, इससे बड़ा कोई सपना, कोई सौभाग्य मेरे लिए नहीं होगा। बड़ा नर्वस था मैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद में गेम था मेरा। जब मेरे गेम के दिन सभी गांव वाले भी आए थे, कुछ पेरेंट्स मेरे सभी वहां पर जो देख रहे थे, और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी आए थे। तो मेरा सपना था कि यहाँ पे मेडल लाकर मम्मी को पहनाऊं। वहां पर भी 100 मीटर में मैंने गोल्ड मेडल, 400 मीटर में गोल्ड मेडल, 1500 मीटर में 3 गोल्ड मेडल मैंने वहां से जीते। और मैंने अपना एक खुद का मैंने एक रिकॉर्ड बनाया वहां से। जब 3 गोल्ड मेडल मैंने अपनी मम्मी को अपने हाथों से पहनाए, शायद इससे बड़ा कोई सौभाग्य मेरे लिए नहीं हो सकता। मेरे को वहां से बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में जब मैं घर आया, तुरंत ही मैं वहां से अलवर गेम के बाद अपने कोटा आ गया। अपनी ट्रेनिंग को मैंने कंटिन्यू रखा। मुझे एक भी दिन खराब नहीं करना था। हर एक मिनट, हर एक सेकंड को मुझे उपयोगी बनाना था, यूजफुल वहां से बनाना था मुझे। उसके बाद में वहां से आया, जब नेशनल गेम में मेरा सिलेक्शन हुआ था, सेकंड टाइम मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब सेकंड टाइम राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैं पुणे महाराष्ट्र, मेरा गेम था मेरा, वहां पे मैं गया था। जब पुणे महाराष्ट्र में गया था, तो वहां पर भी 17 मार्च 2023 को मेरा गेम था।
तो जब नेशनल गेम था तो वहां पर भी मैंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल और ऑल इंडिया मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मैंने एक बार फिर से मैंने हासिल की वहां से। उसी के साथ में एक ही मेडल नहीं, अगले दिन मेरा 100 मीटर था, 100 मीटर में मैंने ब्रोंज मेडल जीता। तो नेशनल गेम में पहली बार 2 मेडल मैंने वहां से जीते। मेरे को बहुत अच्छा वहां से लगा। और एक सपना होता है हर खिलाड़ी का कि खेलो इंडिया पैरा गेम का, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार खेलो इंडिया गेम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। खेलो इंडिया गेम के लिए जब मैं पहली बार दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेरे गेम थे, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, खेलो इंडिया गेम मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो गेम हॉट स्टार टीवी सब पर आता है। मैं भी एक खिलाड़ी हूं, मेरा भी सपना होता है कि कोई मुझे टीवी पे देखे, हॉट स्टार पे मैं क्रिकेट के जो गेम आते हैं मैं देखता हूं। मेरा सपना था कि मैं भी वहां पे आऊंगा, कमेंटर मेरे बारे में बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तैयारी बहुत अच्छे से की थी, लेकिन लास्ट टाइम इंजरी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर भी मैं रिकवर हो गया था। लास्ट टाइम जब मेरा गेम था, मेरी मम्मी वहां पर आई थी, मम्मी को मैंने इन्वाइट किया, मैंने कि असली भगवान मेरे सामने रहेगा तो मेरे को काफी वहां से विश्वास मिलेगा और मैं अच्छा भी करूंगा, हौसला मुझे मिलेगा। मेरे पेरेंट्स सब वहां पे आए थे। तो वहां भी जब 100 मीटर मेरा गेम था, और मैंने तो गेम से 2 घंटे पहले एक ब्रॉडकास्ट बनाया और सबको एक मैसेज डाल दिया उसमें कि मेरा गेम है, क्योंकि मैं बड़ा खुश था। मैं चाहता था कि जो मेरे दोस्त है, जो मेरे गुरुजन है, सभी मेरे को टीवी या मोबाइल पे देखे, क्योंकि मैं ब्लेसिंग पे बहुत भरोसा करता हूँ कि ताकि सबकी दुआएं मेरे साथ रहे। वहां पर मैंने सबको भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर। तो वहां 100 मीटर में खेलो इंडिया गेम में मैंने 100 मीटर में सिल्वर मेडल ऑल इंडिया कैटेगरी में 2nd रैंक मैंने हासिल की थी। उसी के कुछ ही दिनों बाद स्टेट लेवल गेम थे मेरे चूरू में, तो वहां पर भी मैंने अपनी मम्मी को मैं मेरी मम्मी को जो पास में कोई गेम होते हैं तो मैं वहां इनवाइट करता हूं। तो वहां भी जब स्टेट लेवल मेरे गेम थे तो वहां पर 100 मीटर में, 400 मीटर में, 1500 मीटर में 3 गोल्ड मेडल मैंने एक बार फिर वहां स्टेट लेवल गेम में जीते थे। और वो 3 गोल्ड मेडल एक बार फिर से मैंने अपनी मम्मी को मेरे हाथों से पहनाए थे। उसके बाद में नेशनल गेम में मेरा सिलेक्शन हुआ। नेशनल गेम में सिलेक्शन होने के बाद मैं गोवा गया खेलने के लिए। जब मैं गोवा खेलने के लिए गया था तो वहां भी 400 मीटर में सिल्वर मेडल मैंने वहां से जीता था। उसके बाद में वहां से जब मैं घर आया तो घर आने के बाद रैली वगैरह निकाली गई, मेरी रैली निकली। नेता उप मुख्यमंत्री सभी नेताओं ने मेरे को वहां से पर्सनल अकाउंट पे डालकर मुझे बधाई दी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, हौसला वहां से मुझे मिला। उसके बाद में मुझे यहाँ से रुकना नहीं था, मुझे और भी आगे जाना था, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का असली लक्ष्य नहीं था। मेरा असली लक्ष्य था इंटरनेशनल मेडल जीतकर और भारत का नाम रोशन करना, ये मेरा सपना था। मैंने एक टारगेट अगले साल को रखा। अगले साल फिर स्टेट लेवल जब मेरे गेम थे तो स्टेट लेवल गेम में 30 मार्च 2024 को जब मेरे स्टेट लेवल गेम थे तो वहां पर 30 दिसंबर 2023 को मेरे गेम थे स्टेट लेवल के। तो वहां पर भी 100 मीटर में लॉन्ग जंप में मैंने गोल्ड मेडल जीता। 100 मीटर, 400 मीटर 3 मेडल एक बार फिर मैंने वहां से जीते थे। उसके बाद में जब मैं नेशनल गेम में 5वीं बार मेरे को राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य मिला। मैं वहां से चेन्नई तमिलनाडु में खेलने के लिए गया था। जब चेन्नई तमिलनाडु में खेलने के लिए गया था तो वहां मैंने 400 मीटर में, वहां भी लास्ट टाइम मेरी इंजरी थी पैर में और कमर में भी इंजरी थी, लेकिन मैं लास्ट टाइम रिकवर हुआ वहां पर। और जब चेन्नई में खेलने के लिए गया था तो वहां पर भी 400 मीटर में मैंने ब्रोंज मेडल जीता और ऑल इंडिया मैंने मेरी कैटेगरी में 3rd रैंक मैंने वहां से हासिल की थी। उसके साथ में इंटरनेशनल गेम के लिए अब मेरा सपना इंटरनेशनल गेम का था, तो मेरा सपना था कि अब मैं यहाँ से इंटरनेशनल गेम में मैं अच्छा करूं। अब मैंने मेरे कोच साहब को बताया कि मेरे ऐसे पैर में नीचे इंजरी थी, तो मैंने बताया सारी चीज। तो सर ने मेरे को प्लान बी के तहत लॉन्ग जंप की भी ट्रेनिंग करवाई, साथ में स्प्रिंटिंग की भी, दोनों चीजें। प्लान बी भी मेरे लिए तैयार रखा था वहां से, तो मैंने दोनों चीजें की रखी। तो वहां मैंने 11 जुलाई 2025 को मेरा इंटरनेशनल गेम था बेंगलोर में। ये 7th इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी। तो यहाँ पर मेरा गेम था, तो यहाँ भी 11 जुलाई को गेम में मैंने लॉन्ग जंप में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता। और जो मेरा सपना था भारत का नाम रोशन करने का, पहली बार इंटरनेशनल गेम में मैंने सिल्वर मेडल जीता। जब मैंने मेरी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात की थी, ना तो मम्मी से आंसू रुक रहे थे ना मेरे से आंसू रुक रहे थे। मेरे को इतना अच्छा लगा वहां से, बहुत अच्छा। और जो मेरी मम्मी का सपना था
और मेरा भी सपना था कि भारत के लिए खेलना और भारत का नाम रोशन करना। आखिरकार वो मेरा सपना पूरा हुआ। मेरे को वहां से बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं आया वहां से, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सर ने पर्सनल अकाउंट पे डाल के मुझे बधाई दी थी। उसके अलावा शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर ने मेरे को इनवाइट किया, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी ने मुझे इनवाइट किया, दिया कुमारी मैम उप मुख्यमंत्री, इन सब ने मेरे को इनवाइट किया, और पर्सनल टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष, इन सब ने मेरे को इनवाइट किया, और सभी ने पर्सनल अकाउंट पर डालकर मुझे बधाई दी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से मुझे बहुत अच्छा एक हौसला मिला जब मैंने देखा यहाँ इंटरनेशनल गेम के बाद इंडिया करंट जीके में मेरे बारे में पढ़ा रहे थे। वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। वहां पर राजस्थान करंट जीके में मैंने मेरे बारे में पढ़ा, तो वो भी मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। और सबसे खुशी की बात ये है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरे ऊपर बन रही है। उस फिल्म का एक ही मकसद रहेगा कि लोग इंस्पायर हो, गिव अप ना करे। देखो होता क्या है कि वर्तमान में भगवान जो करता है वो वर्तमान में हमको लगता है कि गलत है, लेकिन भविष्य हमको इस चीज का एहसास दिलाता है कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। मेरी विकलांगता शायद मेरे लिए एक अभिशाप साबित होती, लेकिन मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि मैंने हार्डवर्क उसके पीछे किया था। एक मेरी जिंदगी में ऐसा दौर था, ऐसा सफर आया था जिसमें मेरे भाई को मैंने खो दिया था। 2 साल तक बेड पे था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था भगवान मुझे उठा ले तो ज्यादा अच्छा था। उसके बाद में पापा जी उनका एक्सपायर हो गया था, मेरी बड़ी बहन एक्सपायर हो गई थी। खेल में लगातार 5 साल तक मैं असफल रहा था। उसके बाद में मैंने 18 मेडल जीते, जिसमें 11 गोल्ड मेडल, 100 मीटर 400 दोनों में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, नेशनल गेम में लगातार 6 मेडल, इंटरनेशनल गेम में सिल्वर मेडल। तो ये एक इसी चीज का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपकी जो कमजोरी है आपको उसी को ही अपना एक मजबूत पक्ष बनाना होगा, और वही चीजें जरूरी है। संघर्ष हर किसी की जिंदगी में होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि संघर्ष हमेशा हमको मजबूत बनाते हैं। परिस्थितियां भी, हम क्या करते हैं, परिस्थितियों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। मेरी जिंदगी में बहुत परिस्थितियां आई, लेकिन मैं दूर भागने की जगह उन परिस्थितियों से मैं लड़ा। मेरे को पता है कि परिस्थितियां हर किसी की जिंदगी में होती है, परिस्थितियां से लड़ना मेरे को है, और परिस्थितियों से लड़कर ही मुझे आगे जाना है। मैं परिस्थितियों से लड़ा, और आज उन्हीं की देन है कि लगातार मैंने अच्छा किया। क्योंकि मेरी मम्मी बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोंछे का काम, मेहनत मजदूरी, गरम गरम ईंटें उठा रही थी मेरे लिए, और सिर्फ एक ही, जब लोग ताने दे रहे थे कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, डिसेबल हो, विकलांग हो, आप छोड़ दो, मम्मी का सपोर्ट करो, इतने ताने मैं सभी से देख रहा था। तो मेरा भी सपना था कि मैं यहाँ से मेडल जीतूं इंटरनेशनल में। जिस दिन मैं मेडल जीत के आऊंगा उस दिन मैं जरूर, मैं एक दिन सबको मैं जवाब दूंगा। मैं देखो, मैंने एक चीज नोटिस की है मेरी पर्सनल लाइफ में कि मैंने अपने सपने किसी को नहीं बताए। मैंने जब मेरी, आपको पता है कि जब फर्स्ट टाइम जब रैली निकली थी, जब पूरे मालाखेड़ा जो भी हमारा क्षेत्र, वहां पता चला कि मैं एक खिलाड़ी हूं और मैं इस खिलाड़ी में मैंने ये मेडल जीता है इस इवेंट में, तो जब सबको पता चला वहां से, मैंने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। मैंने अपने सपने को बिल्कुल सीक्रेट रखा कि यहाँ से मुझे बताना नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मैं बताऊंगा कि मैं इंटरनेशनल गेम की तैयारी कर रहा हूँ तो लोग ताने देंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरी। मैंने अपने सपने को बिल्कुल सीक्रेट रखा, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे पता है जिस दिन मेरा मेडल लगेगा, लोग ताने दे रहे थे, लेकिन जब इंटरनेशनल मेडल लगा मेरा, जब सभी उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री जीओ ने, सभी अधिकारियों ने मेरे को जब सम्मानित किया, आकाशवाणी रेडियो ने भी मेरे को वहां पर बुलाकर इनवाइट, इतना अच्छा मान सम्मान दिया, तो यहाँ से जब मेरी सक्सेस थी, मुझे उसी से ही सबको जवाब देना था, और मैंने अपनी सक्सेस से जवाब दिया। और मैं कभी बोलकर जवाब देना पसंद नहीं करता हूं। मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि सक्सेस होने के लिए आस्था बहुत जरूरी होती है। आस्था से तात्पर्य है कि आस्था से कोई भी भगवान को हम मानते, जैसे कि मैं मां संतोषी को बहुत मानता हूं। आस्था से क्या होता है कि हमारे अंदर एक सकारात्मकता रहती है। हम कभी, जैसे कि जब हमको लगता है कि हम निराश होते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, जब हम भगवान के प्रति आस्था होती है तो कहीं ना कहीं हमको वहां से पॉजिटिव, मतलब कि सकारात्मकता हमको मिलती है। साथ में मैंने देखा है कि अच्छे कर्म बहुत जरूरी है। मेरी मम्मी हमेशा मुझे बताती है कि अच्छे कर्म के बिना आप कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। मैंने लगातार अच्छे कर्म की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आप किसी के लिए गलत मत करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। अगर किसी क्षेत्र में
एजुकेशन फील्ड में बात करें, स्पोर्ट फील्ड में बात करें, अगर कोई अच्छा करता है, मेडल लेके आता है या नौकरी लगता है, तो आपको जलन फील नहीं करनी उनसे, आपको अप्रिशिएट, आपको उनका हौसला बढ़ाना है। अगर आप उनसे जलन फील करोगे, इसका मतलब कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, खुद आप बहुत पीछे जा रहे हो। और उसी के साथ में देखा है कि मैं ट्रेन में, बस में ट्रेवल करता हूँ, कोई प्रेग्नेंट लेडीज होती है या कोई वृद्ध आदमी, वृद्ध लेडीज होती है, बेबी किसी के हाथ में होता है या कोई दिव्यांग भाई बहन में होता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि अपनी सीट उनको देने की। इन सारी चीजों से हमको बहुत सकारात्मकता मिलती है और एक पॉजिटिव माइंडसेट हमारा रहता है, और वहां से पॉजिटिव माइंडसेट के द्वारा हम पढ़ाई या खेल सब में अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं पुण्य। पुण्य लाइफ में बहुत जरूरी है। आप कितना कैपेबल हो, कितना सक्षम हो, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 5 रुपए भी है, अगर गौ माता के लिए चारा डालने के लिए, माता रानी के लिए, या आप मछलियों को भी, आप जैसे कि हम आटा डालते हैं या गिलहरी को, कोई भी हम ऐसा काम करते हो, तो इससे क्या होता है कि मेरी मम्मी बताते हैं कि पुण्य लाइफ में बहुत जरूरी है। आप जितना भी कैपेबल, जितना भी सक्षम हो, आप पुण्य कीजिए, जिनसे क्या होगा कि आप बहुत आगे जाओगे आप, क्योंकि आस्था, कर्म, पुण्य, तीनों चीजें एक ऐसी चीज है, अगर हम इनको करते हैं तो हम निश्चित ही एक दिन हम सफलता हमको जरूर मिलती है। साथ में सक्सेस की सबसे पहली सीढ़ी जो मैं मानता हूं, पहली सीढ़ी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि हम कोई भी चीज को, जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं होगा तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 पर हम बात करें, नंबर 2 पर आती है पेशेंस। पेशेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। आपने देखा 5 साल से मैं असफल हो रहा था, अगर धैर्य मैं खो देता, हम क्या करते हैं 1 साल लाइक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल कर रहे हैं, तीसरे साल हम असफल होते हैं तो हम ट्रैक चेंज कर देते हैं। मैं 5 साल से असफल हुआ, लेकिन मुझे पता था कि आज नहीं तो कल मुझे सफलता मुझे जरूर मिलेगी यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई भी एसएससी की तैयारी करता है, तो जब सेकंड टाइम अटेम्प्ट देता है तो वो 0 से शुरुआत नहीं करता, वो शुरुआत अपने 50, 60, 70 एफर्ट वो पहले से ही अपना कंप्लीट कर चुका, वहां से करता है। तो आज नहीं तो कल वो कहावत है, सफलता मिलती है, वो जरूरी मिलती है वो। लेकिन हम क्या करते हैं, सफलता मिलने से कुछ ही पॉइंट या कुछ ही दूरी पहले हम जब गिव अप करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पीछे हट जाते हैं, और जो हमारी सालों की जो मेहनत होती है उससे हमको निराशा मिलती है। फिर उसी के बाद हम बात करें नंबर 3 पे हम बात करें डेडिकेशन। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन मींस क्या है कि आप किसी भी लाइक हम स्पोर्ट की तैयारी करते हैं, कोई एसएससी की तैयारी करते हैं, तो डेडिकेट होना बहुत जरूरी है। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। हम किसी भी चीज के लिए कितना डेडिकेट है। उसके अलावा मैं सबसे बड़ी चीज जो मैं करता हूं वो है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने मेरी खास बहन, बड़े पापा की लड़की, या सबसे बड़ा त्योहार होली, दिवाली की बात करें, होली, दिवाली, शादी, कोई कुआं पूजन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, मैंने सब कुछ बंद कर दिया कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैंने 5 साल से अपने आप को एक अंडरग्राउंड कर लिया, और मुझे आज नहीं तो कल मुझे सफल होना था। बस मुझे यहाँ से बहुत अच्छा करना था, और मुझे मेरी लाइफ में जो गिव अप कभी नहीं करना था। और मैं चाहता था कि जब भी मैं कुछ अच्छा करूं, मैं मेरी लाइफ में जो मैं अपनी जब कमजोरी को मजबूत बनाऊंगा, लोग उससे मोटिवेट होंगे, तो बस लोग कभी गिव अप ना करें सभी। और मैं तो आप सभी से भी निवेदन यही करता हूं कि हार वाक्य में कुछ नहीं होती। इंग्लिश में एक वर्ड है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये हकीकत है कि सब कुछ संभव है आज के दुनिया में, लेकिन हमको उस चीज के लिए डेडिकेट होना बहुत जरूरी है, सारी चीजें, और उसके बाद हम एक दिन हम जरूर सफल होते हैं। ये चीजें मैंने देखी है। तो मैं एक ही चीज आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, पेशेंस एंड सैक्रिफाइस, ये चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। आप कभी ये मत सोचो कि हम असफल होंगे, हम लाइफ में कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, हम बार बार असफल हो रहे हैं। मैं 5 साल तक असफल था, उसके बाद भी उसी का रिजल्ट ये है कि मैंने 18 मेडल जीते, 11 गोल्ड मेडल जीते, इंटरनेशनल मेडल, खेलो इंडिया, ये सब उसी की देन है। शायद मैं भी उस टाइम गिव अप करता, उस टाइम ट्रैक चेंज कर लेता, तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं होता। तो ये चीजें बहुत जरूरी। दूसरा, हम क्या शादी ब्याह में जाते हैं या दिवाली से 10 दिन पहले ही घर चल जाते हैं, तो ये चीजें से क्या एक डिस्ट्रैक्शन होती है हमारी लाइफ में। हम पढ़ाई की जगह हम वहां पर टाइम खराब करते हैं। टाइम टेबल बनाना, मैं खुद एक बिना टाइम टेबल के कुछ नहीं कर सकता। टाइम टेबल बनाकर पढ़ना, और कोई भी स्पोर्ट की तैयारी है तो वो सारी चीजें करने से हमको काफी हेल्प मिलती है यहाँ से। तो मैं आप सभी को यही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप लगातार मेहनत कीजिए, सफलता आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगी। और
एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं आप सभी से बताता हूं आपको कि एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा। सिगमंड फ्राइड का ये वाक्य लिखा ही शायद इसीलिए है कि आप जब लगातार मेहनत करते हो तो एक दिन जब आपको सफलता मिलती है तो जो संघर्ष होता है सालों का आपका, वो बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराता है। तो आप सभी से मैं यही निवेदन करता हूं कि आप लगातार मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।